अरे सुबह में क्या? अरे काहे मुंह लटकेले है भाई? क्या बात है? मुंह नहीं लटकेले हैं अच्छा, भैया, ऐसे ही मन नहीं लग रहा है इसलिए एकांत में बैठे हुए हैं, क्या करें। अरे नहीं भाई, तुम्हारे मन में जरूर कुछ तुम सोच रहे हो। कुछ तो बात है, ऐसे उदास कोई नहीं बैठता एकांत में। बोलो क्या सोच रहे हो, बताओ ना तो। ना सोच कुछ नहीं रे भैया, हाँ। सुनने में आ रहा है ना हम्म। कि हमारे देश भारत में हाँ एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कुछ की गई है, हाँ, वो तो की गई है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव आएंगे, क्या परिवर्तन होगा। बस इतना ही बात। अरे नई शिक्षा नीति 2020 ये भारत की शिक्षा नीति है, समझ गए? अच्छा अच्छा। इसको सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। अरे पहले बताए थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई शिक्षा नीति है, 2020 में ये लागू हुई है, इसका घोषणा हुआ है। और एक तुमको बात बताते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली 1986 के बाद ये पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। असल बात क्या है ना, हमारे संविधान के हाँ। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका जिक्र है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। समझे? तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन इसमें ये नया जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन क्या है आखिर। इस शिक्षा नीति में चिकित्सकीय और न्यायिक शिक्षा को छोड़कर बाकी खेल, संगीत, योग और भी जितने विविध शिक्षा हैं, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। और ये खेल खेल में ही बच्चे सब कुछ सीख जाए, इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि नई शिक्षा नीति के आने से आखिर हम लोगों को क्या लाभ होगा। हमको बताए थे, एक मास्टर साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि चिकित्सा और न्यायिक पढ़ाई को छोड़ के अच्छा अच्छा। बच्चों को सभी कलाओं की भी जानकारी इसमें दी जाएगी। अच्छा। व्यावसायिक शिक्षा के तरफ उन्मुख किया जाएगा बच्चों को। देखिए शोभा जी, देखिए राजन भाई, आप लोगों के आने से मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसका कि निदान हो गया है, लेकिन अब हमको एक चीज़ बताइए कि हम इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आखिर कैसे क्या होगा बताइए हमको। अरे भाई ठीक है, इनको ना हम मिलवाते हैं एक आदमी से। हम लोग भी जान जाएंगे हाँ, विशेष। तुम तो हम लोग के बात से जितना समझे उतना समझे। ये तो जरूरी है कि हम लोग भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात है, मेरे जानकारी में एक आदमी है, शिक्षा विशेषज्ञ है वो। अच्छा, कौन है। अरे नाम सुने होंगे आप। कौन है। डॉक्टर सारिका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नाम तो सुने नाम हैं। सुने हैं। ए भैया तो हमको मिलवाइए ना मैडम से। संजोग देखिए, वो आई हुई है अपने गांव में, तो वो अपना वाला बगीचा नहीं है जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ पे ऐसे, तो वहीं पर मैं मैम को लेकर चलता हूँ। आप सर दे, जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पर पहुँचिए। तो ये राजन भाई एक हाँ। काम कीजिए ना, आप लोग चलिए, हाँ। ठीक है ना, और हम आते हैं बगीचा में। हाँ। हमको आप सरिका मैम से मिलवा दीजिए। हाँ, हाँ, जो हाँ। भी प्रश्न हमारे अंदर गुबार फूट रहा है ना, हाँ, हाँ। हम सब पूछ लेंगे। हम भी और पूछेंगे। हम भी थोड़ा हाँ। आश्वस्त हो हम जाएंगे। लोग जो ना जानते तो हैं वो भी जान तो जाएंगे। फिक्र नहीं करते, हम चलते ठीक है, हैं। आप चलिए। आप आइए उधर फिर। आप चलिए। चलिए, हम हाँ आते हैं। ठीक है। ठीक है चलिए। चलते हैं, मिलकर आते हैं। कब बुलाए थे ये लोग, बोले कि हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए लोग। देखिए आ गए, अभी आ गए। तो मैम नमस्ते मैम, कैसे हैं मैम। अरे नहीं बताए थे कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न था कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, नहीं बोल रहे थे कि मैडम क्या है ना कि शिक्षा आजकल- विशेषज्ञ डॉक्टर सरिका जी को बुला रहे हैं। जी, 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 देखो जी। यही है। मैडम क्या है ना कि काफ़ी दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर समाज में चौपाल के माध्यम से एक बात सुनने के लिए आ रही है कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। अब उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या। शिक्षा नीति की बात अगर करते हैं तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक खास प्रावधान की तैयारी की जाती है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और उसके तहत वो पूरा कार्यक्रम चलता है।
भारत अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, ख़ास करके शिक्षा व्यवस्था की बात अगर करें, और शिक्षा व्यवस्था जैसी होती है वैसी हमारी आर्थिक स्थिति होती है, हमारे समाज का स्तर होता है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा नीति हम पहले तैयार करते हैं, उसके तहत समाज में हम शिक्षण व्यवस्था का पूरा समन्वयन जो होता है एक समेकित रूप को दर्शाते हैं या फिर समझते हैं। तो आपने जो पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो बनाई गई है उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो 3 वर्ष से हम प्रारंभिक अवस्था को ही लेकर के चल रहे हैं। और कक्षा 1 में नामांकन से पहले बच्चों की तैयारी जो होती है वो अवधि भी इसमें काउंटेबल है। हम उन चीज़ों को भी ध्यान में लेकर के चल रहे हैं कि प्रारंभिक जो विकास है उसका उस समय में भी हम माताओं से, हम अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं कि उनको किन किन विषयों का ध्यान रखना है, बच्चों में किन किन गुणों का विकास करना है। और इस विकास के अवधि में, क्योंकि आप जब देखते हैं कि एक 6 साल या 8 साल का बच्चा होता है उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती, चीज़ें उनके संज्ञान में होती हैं, भाषा विकास हो चुका होता है, वो अपनों को अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं, पहचान रहे होते हैं, कंफर्म होते हैं वो कि इन्हीं चीज़ों के साथ हमें रहना है। लेकिन 3 वर्ष का बच्चा जो होता है उसकी लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और बहुत जल्दी अपने आसपास परिवारों के साथ सीखता है। तो इस अवधि का बहुत बेहतर इस्तेमाल करने के ख्याल से अभी बाल्यावस्था देखभाल की जो एक अपनाई गई है पद्धति, उसमें हम 3 वर्ष के बच्चे का ही पहले से ही एक बार प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके तहत वो 3 से 6 वर्ष तक पहुँचते में एक सर्टेन थिंग, एक विशिष्ट प्रकार की जानकारी उसके अंदर दी जाएगी जो उसके सामान्य जीवन के लिए, उसके शिक्षा ग्रहण करने के पहले की जो अवधि होगी उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात मतलब कि पहले हम लोग 6 वर्ष में नामांकन कराते थे, जी। अब 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में बच्चा और क्या क्या सीख जाएगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मन में प्रश्न आ रहा है जी कि पर्यावरण शिक्षा भी इसमें समाहित है क्या? बिल्कुल। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हम पर्यावरण को भी, बिल्कुल इसको ऐसे इग्नोर करने की चीज़ भी नहीं है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण कहते किसको है? सेट ऑफ सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वही हमारा पर्यावरण है। अब पर्यावरण में सिर्फ प्रकृति को ही ना लें, हम अपने पर्यावरण का स्वरूप बदलते हैं। हमारी जो एक्टिविटी, हम जो काम करते हैं, हम जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, अभी अगर ऑक्सीजन लेवल घट जाए तो शायद सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। पॉल्यूशन अगर होगा तब भी हमारे हेल्थ पे इसका इफेक्ट नज़र आएगा। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जैसी होगी, हमारा पर्यावरण भी उसी तरीके से बिल्कुल डेवलप करेगा या फिर डिटोरेशन की तरफ जाएगा। प्रकृति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़, उसका संरक्षण नहीं कर पाना, प्राकृतिक चीज़ों का दुरुपयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बचपन से अगर समझ जाते हैं तो आने वाले समय में हम प्रकृति का संरक्षण बहुत तरीके से कर पाएंगे। और इस नई शिक्षा नीति के तहत एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है। हमारे पाठ्यचर्या में इसकी भी कोशिश की गई है कि प्राथमिक स्तर से ही हम प्रकृति के प्रति उसमें जागरूकता लाएं और प्रकृति हमको देती क्या है और हम प्रकृति से कैसे प्रभावित होते हैं और साथ साथ प्रभावित प्रकृति को करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति ही हमें प्रभावित करती है, हम भी बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हमारा जो स्वरूप होता है उसकी प्रतिक्रिया हम अपने आप में झेलते हैं, उसको देखते हैं। मैम, इसमें एक प्रश्न और भी उठता है मैम कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है देखते हैं कि कला एवं संस्कृति के प्रति भी हमारे बच्चों को जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है हमारे बच्चे का क्या भविष्य कला एवं संस्कृति की तरफ हो सकता है? मैम, प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, अपने वास्तविक रूप में है। कला अपने आप में इनहेरेंट क्वालिटी को एक्सपोज करने का अवसर प्रदान करता है और जीवन जीने की कला जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है। इस विशाल चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने व्यवसाय का भी चयन उसी के आधार पे करते हैं। हमारे अंदर जो आर्ट है, जो कला है, हम उसी पे आधारित कोई जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं उससे बिल्कुल हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। और कला समेकित शिक्षा की अगर बात करें तो इस नई शिक्षा नीति के तहत भी यही कोशिश की गई है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा की बात करें या फिर क्षेत्रीय कार्यक्रम की बात करें, हर एक प्रदेश में अलग अलग कलाओं का बहुत बड़ा एक समूह है कि हम उन सभी कलाओं को अगर देखते समझते चलें तो हम बहुत कुछ ऐसे ही सीख सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन कितना हुआ है, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समाज में हो रहे परिवर्तन और उन कलाओं को संजो के रखें जिस
जिसकी आज ज़रूरत है। आप देखते होंगे कई बार जब एग्जीबिशंस में जाते हैं तो एंटीक चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपना महत्व हो नहीं रही हैं। हम उसके प्रति अब अग्रसर हुए हैं कि उसको कैसे समझें, कैसे जानें, उसका संरक्षण कैसे करेंगे और उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो कला अपने आप में जीवन जीने की कला से लेकर के हर एक कौशल के पीछे एक आर्ट है, एक कला है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि ये कला जो है कई क्षेत्र में हो सकता है। वो चित्रकला हो सकता है, संगीत कला हो सकता है, साथ में हम कई तरह की कलाएं हैं उसको लेकर के चलते हैं। बोलने की कला है, व्यवहार करने की कला है, नृत्य कला है। तो आप कला को अगर देखेंगे तो बहुत वाइडर रेंज है इसका। मैम, आपने अभी बात में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भर, ये दो शब्दों का प्रयोग आपने किया है मैम। तो क्या हम ये समझें कि ये जो नई शिक्षा नीति है इससे हमारे बच्चों को शुरू से ही आत्मनिर्भर होने की कला सिखाई जाएगी मैम? एक बच्चा जो आज 5-6 साल का है वो 8 से 10 साल के बाद उसको स्वावलंबन की तरफ जाना ही जाना है। तो उसकी तैयारी ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकती। हम बच्चों को जो सिखाएंगे उनके चाइल्डहुड में वही वो बड़ा होकर के कर पाएगा। चाहे वो कुछ पढ़ के वो शिक्षा के व्यवसाय में जाना चाहता है, वो समाज के किसी भी स्तर पे जाना चाहता है, तो उसकी तैयारी तो पहले से करनी होगी, ना कि वो अचानक से अपने उस एज ग्रुप में जबकि उसको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है या फिर अब लगता है कि अब घर का कुछ आर्थिक वहन उसको करना पड़े, तो उस समय नहीं हो सकता। तो ये सच है कि हम शिक्षा व्यवस्था के तहत ही बच्चों में उन सारे गुणों को एक बार एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। उनकी क्षमताओं को समझने के साथ हम उसमें जो भी क्वालिटी है उसको प्रमोट करते हैं। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, चाहे वो आर्ट हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैम इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था शामिल की गई है कि शिक्षक को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उन्हें कैसे कला के बारे में प्रशिक्षित करें? शिक्षकों के प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये पहले से ही देख रहे हैं कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये तरीके से गवर्न करता है, इस चीज़ का पूरा वो दिशा निर्धारण करता है कि शिक्षकों में क्या कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए या फिर किसी टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। मिनिमम लेवल जो है उसका नॉलेज लेवल वो निर्धारित करता है उसके ट्रेनिंग के लिए। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात अगर करें तो एक वाइडर रेंज है, कभी हम लोग बाद में विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत सही है कि शिक्षकों में भी खास करके जो शिक्षक बहुत आज से 15 साल 20 साल पहले वो इस व्यवसाय का चयन कर चुके और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो वो डे टू डे लाइफ में वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जो चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विशेष रूप से जिस विषय के वो शिक्षक हैं उस विषय विशेष की शिक्षा और प्रशिक्षण उनको फिर से एक बार दी जाए ताकि उनमें वो रिफ्रेश हो सके, उनमें वो क्वालिटी जो है वो नए तरीके से आ सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। और इस प्रावधान के तहत अगर बात करें तो सीपीडी, हम वही पूछने वाले थे भाई, कभी कभी तो हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं तो उतना हमको समझ में नहीं आ पाता है। तो एक शब्द आता है सीपीडी, तो मैं पूछने वाला थी कि सीपीडी है क्या? सीपीडी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट। किसी भी शिक्षा में लगातार उनकी प्रोफिशिएंसी को अगर बात करें, उनकी क्षमता योग्यता की बात करें तो उसमें विकास होना बहुत ज़रूरी है। और ये विकास तभी संभव है कि जब हम शिक्षकों को समय समय पर अलग तरीके से ट्रेनिंग देते रहेंगे। आज के डेट में अगर बात करें तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी आज तरीके से लाइफ के हर एक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम अपने उन सारे प्रावधान को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षक समुदाय को भी इस तरीके से इस धारे में उनको लाके एक बार नई ट्रेनिंग, नई पद्धति, नई शिक्षा को उनको रूबरू कराना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी एस्पेक्ट में बात करते हैं, आईसीटी का अगर यूटिलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज से उन्होंने 20 साल पहले या 25 साल पहले जॉब ज्वाइन किया था, उनके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की एबिलिटी नहीं है। अगर हम ये बात कहें क्या कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू लर्न, हमको अगर पता है कि बच्चा हमारा जिस स्टेज में है, जिस भी एज ग्रुप में है, उसमें सीखने की क्षमता जो भी है उस स्तर के अनुसार उस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सीखने की क्षमता के अनुसार करें। और इसके लिए बहुत तरीके से उन शिक्षकों में भी वो ट्रेनिंग चाहिए जो आज के बदलाव के साथ वो बिल्कुल उस चीज़ को इनबिल्ट कंडीशन में लेकर के चलता हो। और सीपीडी का प्रावधान भी रखा गया है इसके तहत ताकि हर एक विषय के शिक्षक में
आज के समय के अनुसार जो समय का नज़ाकत है उसको समझते हुए कि बच्चों में एक तो भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, बच्चों में वो क्षमता है, वो आज पूरा हाईटेक ये ज़माना है। इस एरा की बात अगर करें तो ये बिल्कुल टेक्निकल एरा है। तो टेक्निकल एरा की बात करें तो वैसी परिस्थिति में उन शिक्षकों से पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब ना स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर होंगे ना टीचर्स फ्रेंडली स्टूडेंट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। इस गैप को ख़त्म करने के लिए, हिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षकों में भी समय के साथ साथ बीच बीच में उनको एक बार रिफ्रेश करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें और नए टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू कराते रहें। उनके ट्रेनिंग में इस हिस्से को भी बिल्कुल शामिल किया जा रहा है कि हम आपको हर एक से 2 साल के इंटरवल पे जो भी है वो शेड्यूल एक तैयार होगा और उसके तहत उनके विषय के अनुसार उनको उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को दिया जाएगा, ताकि आप तरीके से आज के जनरेशन के साथ ये जनरेशन गैप वाला जो है खाई है उसको ख़त्म करते हुए कि इस जनरेशन के साथ वो कैसे अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे। और स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप परिस्थिति की बात की तो मेरे मन में एक और सवाल आ गया, और वो छोटा सा सवाल है कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में जी रहे हैं, तो उस स्थिति में आर्थिक स्थिति भी, जो आर्थिक होता है चीज़, ये बड़ी मायने रखता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने पेरेंट्स गार्जियन। बिल्कुल। तो इस स्थिति में इस नई शिक्षा नीति में सरकार की क्या प्रयोजनाएं हैं, क्या व्यवस्था है कि मतलब कि उनका भी शिक्षा बढ़िया से बढ़िया हो जाए, तो इसके लिए कोई प्रावधान है क्या? आर्थिक रूप से अगर कोई कमज़ोर समुदाय है, ऐसे तो देखा जाता है कि हम कृषि प्रधान देश हैं, और ख़ास करके अगर किसी स्टेट की बात करें, किसी विशेष राज्य की बात करें, तो कई राज्य ऐसे हैं जो कृषि प्रधान हैं। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये एक समग्र रूप से अगर कहें पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ है तो वैसे में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जैसे जिस भी समुदाय के बच्चे अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावक के बच्चे हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों का रेशियो भी बदला गया है। जैसे सामान्य तौर से देखा गया है कि जिस समाज में संपन्न लोग हैं या फिर सामान्य आर्थिक स्थिति के हैं, तो वैसे 30 बच्चों पे एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए 25 बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। उसके बाद उसको स्वावलंबन की तरफ ले जाने के लिए हस्तकला का इस्तेमाल अधिक किया जा सके, और वैसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है जिसमें कि हम कम उम्र से ही, प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर से ही हम बच्चों में एक बार हस्तकला की तरफ वो ज्ञान कौशल विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आवश्यकता की पूर्ति खुद कर सके। वो अपने अध्यापन कार्य को बीच में ना छोड़ दे। ड्रॉप आउट्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसको हिंदी में छीजन कहते हैं। तो बच्चों का नामांकन होना तो सामान्य बातें हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे ये बहुत मुश्किल बात है। तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अभिभावक के पास आर्थिक स्थिति नहीं है जो उसका वहन कर सकें, या फिर परिवार इतना छोटा है जिसमें कि उसको जिम्मेदारी निभानी है। यानी छीजन की भी समस्या मिटेगी नई आर्थिक शिक्षा नीति में। ये पूरा ही इस तरीके से लेकर के आया है। मैम, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमें और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दिया मैम। चलते चलते एक शॉर्ट मैसेज आप क्या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे मैम? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जो समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रख के निर्माण किया गया है, और समाज के हर एक तबके के लोगों से ये हमारा निवेदन है कि आप इस प्रावधान को तरीके से पहली बात की समझें। आपके लिए कई सारी योजनाएं हैं, योजना और परियोजना सब आपके लिए बनाई जाती है, लेकिन ज़रूरत है कि आप में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को समझ के उसके बाद आपके पास जो योग्यता है और आपके पास जिस चीज़ की क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप काम करें, और अपने लिए जो बनाए गए हैं, आपके लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसका आप इस्तेमाल सही ढंग से सही समय पर कर पाएँ। क्योंकि पढ़ाई किसी भी उम्र में अगर करने जाता है बच्चा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कम उम्र में जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो की गई है आपके लिए 3 साल से प्रावधान किए गए हैं, उस 3 साल से लेकर के वो पढ़ने का जो हायर एजुकेशन तक का जो सफ़र होगा, उसके लिए जो चीज़ें नज़र आती हैं उसका आप मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए और जागरूकता अपने आप में बनाए रखिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जानकारी आपने ली और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शक बंधुओं, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और फिर मिलेंगे हम अगले अंक में एक अलग विषय के साथ, और अब आपको हम छोड़े चलते हैं एक प्यारे से लोकगीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हमें नमस्कार।
अरे ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे, साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे, देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबे लोग से, मिली जुली रहबे लोग से करी करी प्यार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन हमहू बानिहार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार।